गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में किस तरह से निषेचन होता है, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल्स में समझा था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लावर्स। यानी कि जब फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद फ्लावर में किस तरह का परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, आज हम इसे ठीक से समझेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कहा था कि डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो अभी हम पिछली क्लास के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमने डबल फर्टिलाइजेशन को समझा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दो मेल गेमेट का फ्यूजन दो फीमेल गेमेट के साथ होता है। ठीक, तो दोनों फर्टिलाइजेशन का अलग अलग नाम क्या होता है, कमेंट करके बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन में दोनों फर्टिलाइजेशन का अलग अलग नाम क्या होता है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है। ऑप्शन देते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। फिर से सुनो, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है। ऑप्शन है हैप्लॉइड N, डिप्लॉइड 2N या ट्रिप्लॉइड 3N। ठीक है, इसका भी आंसर बताना है। और थर्ड क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में पहले एम्ब्रायो विकसित होता है या पहले इंडोस्पर्म। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में पहले एम्ब्रायो विकसित होता है या पहले इंडोस्पर्म विकसित होता है। तो पहले एम्ब्रायो या पहले इंडोस्पर्म, कौन पहले विकसित होता है, ये भी कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को अभी रोकना है, पहले कमेंट करो, पहले कमेंट करो, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का आंसर भेजना है, कमेंट में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर फ्लावर में क्या क्या परिवर्तन होता है, आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन जब हुआ था, जरा सा देखो ये फिगर, ये है एक कार्पेल या पिस्टिल का फिगर। इसके तीन भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर में हम देख रहे हैं क्या, ओव्यूल। ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इस ओव्यूल में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें एक डंठल है, इस डंठल को कहते हैं फ्यूनिकल। ओव्यूल के चारों ओर दो आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं इंटीगमेंट। बाहरी आवरण को कहते हैं आउटर इंटीगमेंट, उसके अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंटीगमेंट। अभी ओव्यूल में हम बहुत सारे नाम को नहीं लिखे हैं। ठीक है, अभी आज जिसका जरूरत है हमें बस उतना ही नाम लिखे हैं। अब ओव्यूल के अंदर का ये जो मेन बॉडी होता है एक टिश्यू जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है, तो ये हो गया न्यूसिलस। ओव्यूल के अंदर में एक होता है एम्ब्रायोसेक, ये है एम्ब्रायोसेक। इसमें यहाँ पर 3 एंटीपोलर सेल है, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई है। फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लिया आपस में ज्वाइंट हो जाता है और बना लेता है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। नीचे में यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एग सेल और 2 पीस देख रहे हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, ये सभी हम लोग समझते हैं। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पहले भी समझे थे और पिछली क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम में भी हम थोड़ा सा एम्ब्रायोसेक के अंदर के स्ट्रक्चर को बनाए थे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो एग सेल है ये किस में चेंज कर जाएगा, जायगोट में। और यहाँ पर जो बन चुका होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, वह बन जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जब होगा एक मेल गेमेट एग सेल के साथ में जुड़ेगा तो बन जाता है जायगोट। और सेकेंड फर्टिलाइजेशन जब होगा यानी सेकेंड मेल गेमेट जुड़ेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो बन जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है,
तो अभी हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर में किस तरह का परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो फ्लावर के अधिकांश भाग मुरझा करके झड़ने लगते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फ्लावर में कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, ये सभी मुरझा मुरझा करके, सूख करके, झड़ करके गिरने लगते हैं। और फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले तक फ्लावर देखने में जितना खूबसूरत रहता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद चूंकि फ्लावर के अधिकांश भाग सूख करके गिर जाते हैं, इसलिए फ्लावर का सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है। फ्लावर देखने में ठीक नहीं लगता है। फ्लावर का अधिकांश भाग चूंकि मुरझा करके, झड़ के गिर जाता है, तो फ्लावर का टोटल आकर्षण समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा क्या लिखा हुआ है। डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात पुष्प अपना आकर्षण खो देता है। पुष्प के कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन, स्टिग्मा एवं स्टाइल प्रायः सूखकर गिर जाते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ, फ्लावर का कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम उसका यूनिट पार्ट स्टामेन, गाइनोसियम का यूनिट पार्ट कार्पेल, और कार्पेल का जो ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये सभी मुरझा मुरझा करके, झड़ के गिर जाता है। तो लगभग अधिकांश भाग तो झड़ के गिर ही जाते हैं। अब ये जो ओवरी है, कार्पेल में जो ओवरी है, ये ओवरी विकसित होकर के बनाता है फल। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी विकसित होकर के बनाता है फल, और ओवरी के अंदर का जो ओव्यूल है, यह विकसित होकर के बना लेता है बीज। यानी फर्टिलाइजेशन जैसे होगा फ्लावर में, अधिकांश भाग मुरझा करके, झड़ के गिर जाएगा, लेकिन फ्लावर का जो ओवरी है, ये आगे चल करके विकसित होकर के बनाता है फल, और जो ओव्यूल है, ये आगे चल करके विकसित होकर के बनाता है बीज। हम हर पॉइंट को समझेंगे। ये जितना भी हम लिखे हुए हैं कि किसका रूपांतरण किस में हो जाता है, ये सब कुछ हम समझाएंगे। अभी दो बात ध्यान में रखना है कि ओवरी विकसित होकर बनाएगा फ्रूट, और ओव्यूल विकसित होकर बनाएगा सीड। ओवरी से फल और ओव्यूल से बीज का निर्माण होगा। ठीक है, अब अभी हम बोले ना कि कैलिक्स, कोरोला ये सब मुरझा करके झड़ जाता है। ठीक, झड़ता है, लेकिन किसी किसी फ्लावर में जो कैलिक्स होता है ना, वह फर्टिलाइजेशन के बाद भी झड़ता नहीं है। किसी किसी फ्लावर में जो कैलिक्स है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी झड़ के गिरता नहीं है। ओवरी से फल बन जाता है, ओवरी से फल बन जाता है, लेकिन फिर भी कैलिक्स उस फल से जुड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है, कुछ पौधों में कैलिक्स फल बनने के बाद भी फल से जुड़े रहते हैं। देखो, कुछ पौधों में कैलिक्स जो है ना, वह फल बन जाने के बाद भी फल से कैलिक्स जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है कि वो गिरा नहीं, वो झड़ के गिरा नहीं, वो मौजूद रह गया, वो फर्टिलाइजेशन के बाद भी मौजूद रह गया। तो कुछ पौधों में कैलिक्स फल बनने के बाद भी फल से जुड़े रहते हैं, यानी कि वो परसिस्टेंट रह जाता है। और इसका एग्जाम्पल है कौन? बैंगन, टमाटर। अगर हम एक टमाटर को ध्यान से देखें, ठीक है, एक फिगर हम सिंपल सा बना देते हैं। अगर हम एक टमाटर को ध्यान से देखें तो देखो हमें क्या कैसा दिखता है। एक टमाटर का अगर हम फिगर देखते हैं तो कुछ इस तरह का ही हमको दिखता है ना, इस तरह का। ठीक, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला भाग जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये इस तरह से, यही है कैलिक्स। ये क्या है? देखो, ये क्या है? कैलिक्स है। लेकिन कि यहाँ पर फल बनने के बाद भी रह गया। इस तरह से हमको बैंगन में, मिर्ची में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें कि फल बन जाने के बाद भी कैलिक्स रह जाता है, यानी कि कैलिक्स परसिस्टेंट रह जाता है, वो गिरता नहीं है, वो हमेशा के लिए फल बनने तक भी रह जाता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? बैगन, टमाटर, ये सभी है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। ओवरी विकसित होकर फल और ओव्यूल विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। ये बताया ना कि ओवरी विकसित होकर के फल बनाएगा, ओव्यूल विकसित होकर के बीज बनाएगा। अब यहाँ पर एक पूरा चार्ट दिया गया है। देखो क्या लिखा है, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन निम्न है। हम तो अभी बोले कि मुख्य रूप से मुख्य दो पॉइंट हमको जानना है कि ओवरी से आगे बनेगा फल, ओव्यूल से बनेगा बीज। लेकिन हर छोटे छोटे स्ट्रक्चर से आगे चल करके क्या बनता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक तरफ से हम पढ़ते हैं, सबको समझते चलना। ठीक, ओवरी
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? फ्रूट, फल। ठीक, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? सीड यानी कि बीज। अब यहाँ पर देखो क्या, ओवरी वाल, अब समझते चलना है। ओवरी वाल यानी ओवरी की जो दीवार है, ओवरी वाल यानी ये जो ओवरी की दीवार है, ये है ना ओवरी की ये चारों ओर से जो दीवार है, पूरा ओवरी चेंज करेगा किसमें? ओवरी चेंज किया फल में, ओव्यूल चेंज किया बीज में। लेकिन अगर रहे कि ओवरी वाल यानी ओवरी की दीवार से आगे चलकर क्या बनता है, तो देखो ओवरी की दीवार से क्या बनता है? पेरिकार्प। अब ये पेरिकार्प क्या होता है? तो फ्रूट वाल यानी कि फल भित्ति। एक फल के अंदर में बीज होता है, एक फल के अंदर में बीज होता है। समझो, फल के अंदर से अगर बीज को हम छोड़ दें, हम बीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फल के अंदर में बीज है, बीज को हटा दिया, छोड़ दिए बीज को, तो फल का जो भी भाग बचा ना, वही कहलाता है पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति। जैसे एक फिगर बनाने का हम कोशिश करते हैं, देखो जरा सा, ये चलो हम एक मैंगो बनाए, ठीक। इसके अंदर में यहाँ पर सीड है, ये है यहाँ पर सीड, तो ये है एक फ्रूट, ये पूरा हो गया एक फ्रूट। फ्रूट के अंदर में है सीड, हम सीड को छोड़ दें, चलो सीड को हम क्या किए? छोड़ दिए, तो फिर ये है सीड। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ना, यही कहलाता है फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प, ठीक है। यानी कि बीज को हम छोड़ दें ना, तो फल का जो भी भाग पूरा बचता है ना, वही कहलाता है पेरिकार्प। तो ओवरी की दीवार से क्या बन जाता है? फल की दीवार। ओवरी की दीवार आगे चल कर के किस में चेंज हो जाएगा? फल की दीवार में चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्रूट वाल में चेंज हो जाएगा। और फ्रूट वाल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। फल के स्ट्रक्चर को भी हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, आगे अगले 1-2 क्लास तक में हम लोग फल के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, फिर पेरिकार्प को और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, ठीक। अभी देखो क्या है, इंटिगमेंट। इंटिगमेंट क्या होता है? तो ओव्यूल के बाहर ये जो 2 आवरण होता है ना, इसी आवरण को हम बोलते हैं इंटिगमेंट। तो इंटिगमेंट का बाद में रूपांतरण हो जाता है किसमें? इंटिगमेंट का रूपांतरण होता है सीड कोट में। सीड कोट यानी कि बीजावरण। ओव्यूल के बाहर 2 आवरण है ना, पूरा का पूरा ओव्यूल किस में चेंज करेगा? बीज में। तो बीज के बाहर भी 2 आवरण होता है, बीज के बाहर में भी 2 आवरण होता है, उस दोनों आवरण को ही हम कहते हैं बीजावरण। ओव्यूल का आवरण क्या है? इंटिगमेंट। वह इंटिगमेंट जब ओव्यूल बीज में चेंज करेगा, तो बीज बनने के बाद वह इंटिगमेंट बीज के आवरण में चेंज कर जाएगा, और बीज के आवरण को हम बोलते हैं बीजावरण यानी कि सीड कोट। अब समझो, बीज के बाहर में 2 आवरण होता है। चलो फिगर देखो, ये है एक बीज, ठीक है। तो बीज के बाहर में 2 आवरण होता है, एक आवरण ये है, दूसरा आवरण ये है। ये अंदर में है सीड, ये ब्लैक वाला क्या हो गया? सीड। तो बीज के बाहर में 2 आवरण है। अब सबसे बाहर वाला जो आवरण है ना, ये कहलाता है टेस्टा, और अंदर वाला आवरण कहलाता है टेगमेंट। आप दोनों को मिला दें, ये कहलाता है सीड कोट यानी कि बीजावरण। देखो, बीज के बाहर भी 2 कवर पाया जाता है, दोनों कवर को हम मिला करके बोलते हैं सीड कोट, जिसमें से बाहरी कवर को बोलते हैं टेस्टा और अंदरूनी कवर को बोलते हैं टेगमेंट, ठीक। तो अभी हम बोले ना कि इंटिगमेंट भी 2 होता है, एक बाहर वाला इंटिगमेंट जिसको हम आउटर इंटिगमेंट बोलते हैं, एक अंदर वाला जिसको बोलते हैं इनर इंटिगमेंट। तो यहाँ पर देखो अब क्या लिखा हुआ है, हम जान गए कि इंटिगमेंट का रूपांतरण होता है सीड कोट यानी बीजावरण में, जो ओव्यूल का आवरण है वो बीज के आवरण में चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आउटर इंटिगमेंट, यानी कि ये जो आउटर इंटिगमेंट है, बाहर वाला जो इंटिगमेंट है, उससे विकसित होकर के क्या बनेगा? तो टेस्टा बनेगा, यानी कि आउटर सीड कोट बनेगा, ठीक। और इनर इंटिगमेंट यानी अंदर वाला जो इंटिगमेंट है, उससे फिर क्या बनेगा? टेगमेंट बनेगा, यानी कि इनर सीड कोट बनेगा। ओव्यूल में 2 आवरण है ना, देखो, एक है आउटर इंटिगमेंट, एक है इनर इंटिगमेंट। तो आउटर इंटिगमेंट आगे चल करके विकसित होकर के बनाएगा टेस्टा, यानी कि बीज का सबसे बाहरी आवरण, और इनर इंटिगमेंट विकसित होकर के बनाएगा टेगमेंट, यानी कि टेस्टा के अंदर का आवरण, ठीक है।
अब देखो क्या है, आगे है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, तो ओव्यूल में जो डंठल होता है ना, इसी को बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का रूपांतरण हो जाता है फ्यूनिकुलस में। अब फ्यूनिकुलस किसको बोलते हैं, तो स्टॉक ऑफ सीड, यानी कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल के डंठल को हम फ्यूनिकल बोलते हैं। तो वो ओव्यूल का डंठल आगे चल करके बीज के डंठल में चेंज कर जाता है। बीज में भी एक डंठल होता है, बीज में भी एक छोटा सा डंठल होता है, वह रूपांतरण है किसका, वह रूपांतरण है फ्यूनिकल का। तो ओव्यूल का जो डंठल है फ्यूनिकल, वह आगे चल करके बीज के डंठल में चेंज कर जाएगा। बीज का छोटा सा डंठल कहलाता है क्या, फ्यूनिकुलस। ठीक, आगे देखो क्या है, न्यूसिलस। ध्यान से समझना, न्यूसिलस क्या है, तो ये जो ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर में एक टिश्यू भरा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूसिलस। तो ये न्यूसिलस आगे चल करके क्या होगा, या तो देखो, या तो ज्यादा करके क्या होता है कि न्यूसिलस नष्ट हो जाता है, ज्यादा करके न्यूसिलस नष्ट हो जाएगा, तो उसको हम लिखा है डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है नष्ट हो जाना, कि न्यूसिलस क्या हो जाता है, डीजेनरेट, यानी कि नष्ट हो जाता है। किसी किसी फ्लावर में, किसी किसी फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूसिलस का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है। तो जो बचा हुआ रह जाता है ना, उसे हम बोलते हैं पेरीस्पर्म। यहाँ दो तरह का बात लिखे हैं, न्यूसिलस फर्टिलाइजेशन के बाद या तो डिजेनरेट कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या किसी किसी फ्लावर में वह न्यूसिलस रह जाता है। और अगर न्यूसिलस रह जाता है तो हम उसे बोलते हैं पेरीस्पर्म। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि पेरीस्पर्म किसका बचा हुआ अवशेष है, किसका बचा हुआ हिस्सा होता है। तो याद रखना कि पेरीस्पर्म जो है ना, वह न्यूसिलस का ही बचा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, जायगोट। जायगोट तो विकसित होकर क्या बनाता है, एम्ब्रायो। फिर है एग सेल। अच्छा, जायगोट और यहाँ एग सेल, यहाँ थोड़ा मैच करता है। पहले फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले ओव्यूल में रहेगा एग सेल, ठीक है, और एग सेल में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर वो एग सेल ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जायगोट में, और वो जायगोट आगे चल करके क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एग सेल का आगे रूपांतरण किसमें होता है, तो एग सेल जो है ये फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले का स्ट्रक्चर है। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो ये एग सेल कन्वर्ट करेगा किसमें, जायगोट में, और फिर जायगोट किसमें कन्वर्ट करेगा, एम्ब्रायो में। तो यदि क्वेश्चन आए कि फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी फ्लावर का जो एग सेल है वह फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें चेंज करता है, तो भी हम एम्ब्रायो ही बोलेंगे। ठीक है, एग सेल भी किसमें चेंज करेगा, एम्ब्रायो में। आगे देखो क्या है, PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये किसमें चेंज करता है, इंडोस्पर्म में। बता रहे थे ना कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वह आगे चल करके विकसित होता है किसमें, इंडोस्पर्म में। इंडोस्पर्म में भोजन जमा रहता है, वही भोजन विकसित हो रहे एम्ब्रायो को मिलते रहता है। ठीक, आगे देखो क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के ठीक पहले ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइंट हो जाएगा और बना लेगा क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का आगे किसमें रूपांतरण होगा, देखो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकेंडरी न्यूक्लियस चेंज कर जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, और फिर वो बना लेगा आगे चल करके इंडोस्पर्म। तो हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस का भी रूपांतरण आगे चल कर हो जाता है किसमें, इंडोस्पर्म में। ठीक, आगे देखो यहाँ पर लिखे हैं सिनर्जिड्स क्या होता है, तो सिनर्जिड्स जो है ना, ये सिनर्जिड्स ये डीजेनरेट कर जाता है, ये नष्ट हो जाता है। एंटीपोडल सेल, ये जो एंटीपोडल सेल है ये भी डीजेनरेट यानी कि नष्ट हो जाता है। कैलिक्स प्रायः झड़ जाते हैं, कैलिक्स प्रायः झड़ जाते हैं, किसी किसी में रह जाता है ना, जैसे यहाँ पर टमाटर में रह गया, ठीक है, बैगन में रह जाता है, तो इसलिए लिखें कि प्रायः झड़ जाते हैं। कोरोला निश्चित रूप से झड़ जाते हैं, स्टामेन भी निश्चित रूप से झड़ जाते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ये सभी निश्चित रूप से झड़ जाते हैं। इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। तो ये सब समझ में आया कि नहीं, किसी को कुछ दिक्कत रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम अगले वीडियो में उसका भी आंसर दे देंगे। ठीक है, तो अभी के क्लास में हम लोगों ने समझा कि निषेचन के पश्चात पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में अब आगे चल करके कौन कौन सी घटना घटेगी, यानी कि किस तरह से ओव्यूल से सीड बनेगा, यानी हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड के अंदर में एम्ब्रायो होता है, एंडोस्पर्म होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।